फ्रेंड्स, पैसा से प्रैक्टिस के साइंस ऑफ करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जो आपको 50 क्वेश्चन के इस सीरीज में बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा पीटी और दोनों एग्जाम के लिए, बिहार सिविल कोड एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए, रेलवे एसएससी एफटीएस अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज है। और ये सीरीज जो है वो 96 नंबर सीरीज अभी चल रहा है। इसके पहले का भी से प्रैक्टिस अगर आपको देखना है, सेट देखना है, रिवीजन करना है तो पीडीएफ के रूप में भी अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहां से डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर और इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होता है उसका कनेक्शन भी आपको वहां मिल जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ भी ले लीजिएगा और इसका पीडीएफ जितना भी सेट प्रैक्टिस अभी तक हुआ है उसका पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज 96 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले अगर इस केसीसी यानी केसरिया कम्प्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए हो वो हम आपके लिए ला सके और उस पर लगातार हम मेहनत कर सके और उसके लिए सटीक एनालिसिस, सटीक आंसर और एप्रोप्रिएट आंसर आपके लिए लागू कर सके, ला सके, उसका रिवीजन आप कर सके। इसके लिए हम आपको हमेशा से प्रैक्टिस लाते रहेंगे। आप केवल इसका रिवीजन, फुल रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम तो अपने समय पर आएगा और जाएगा भी, लेकिन आप पीछे न रह जाए, आपका रिजल्ट पीछे न रह जाए। इसके लिए रिवीजन पहले से बहुत जरूरी है, उसका तैयारी पहले से बहुत जरूरी है। और ये 50-50 क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन का ये सीरीज जो है जीके और जीएस में आपको आने वाला हर एक एग्जाम में फायदा करेगा, निश्चित तौर पर फायदा करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह सेट प्रैक्टिस दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यूजफुल हो सकता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आप इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। राष्ट्रीय निवेश कोष नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड NIF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शब्द दिया हुआ है? इस क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए कि राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में कौन सा कथन शब्द दिया हुआ है, इसके एनालिसिस के लिए जरा देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्राप्त जो आय रखी जाती है उसको शामिल किया जाता है। बिल्कुल ही यह गलत हो जाएगा, यह नहीं शामिल किया जाता है। इसमें लोगों द्वारा खरीदी गई सरकारी प्रतिभूति रखी जाती है, गलत है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि को रखी जाती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय निवेश कोष के कथन के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि को रखा जाता है। जरा देखिएगा, इसे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 ईस्वी में राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई थी। फिर से एक बार, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अंतर्गत वर्ष 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय निवेश कोष में सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश से प्राप्त आय को रखा जाता है। इस कोष के अंतर्गत आरक्षित राशि का 75% यानी 75% शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर तथा सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों पर व्यय किया जाता है तथा 25% की राशि सदा प्रयोग जो है 25% की राशि जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश हेतु व्यय किया जाता है। क्लियर? तो 75% जो है इस राष्ट्रीय निवेश कोष में जो राशि रखी जाती है वह 75% उसका उपयोग जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के लिए किया जाता है। 25% की राशि जो होती है वह सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश हेतु रखा जाता है व्यय करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्व के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन का रिवीजन आप कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला हर एक एग्जाम के लिए आप एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। आप एक सेट प्रैक्टिस जो आपके पास अभी तक 96 सेट प्रैक्टिस हो चुका है, और सोच लीजिए 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है, हर एक क्वेश्चन में हम एनालिसिस करने का, डालने का प्रयास किए, तो कितना आपका तैयारी बेहतर हो सकता है इससे आप ही अनुमान लगा सकते हैं। सर्वाधिक ऋण आवेशित तत्व के बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अब देखेंगे कि ऋण आवेशित कण जो होता है वह पूरे आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन जो होता है वह आवर्त सारणी के वर्ग 17 का सबसे पहला तत्व, सबसे ऊपर का तत्व होता है। क्लियर? वर्ग 17 का संबंध जो है वो हैलोजन वर्ग से
हैलोजन समूह से संबंध रखता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या की अगर बात करें तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p5 होता है। क्लियर। अतः इसका बाह्यतम कोश का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता लग गया तो जाहिर सी बात है हमें ये भी आसानी से पता लग जाएगा कि इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो देखेंगे इसमें 2 कोश है, एक तो 1 वाला और दूसरा 2 वाला, यानी 2 कोश के रूप में यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसके बाह्यतम कोश जो है 2s2 2p5 इसके बाह्यतम कोश हुए। क्लियर। तो 2s2 2p5 इसका बाह्यतम कोश होगा। अर्थात अगर बात करें तो n जो है कोशों की संख्या बताता है तो ns2 np5 हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी ns2 np5 या इसी को 2s2 2p5 भी कह सकते हैं। इसका बाह्यतम कोश हुआ। फ्लोरीन की बात करें तो एक अधातु तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलाओ मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया था कहाँ का निवासी था। तो निकोलाओ मनुची जो था वह वेनिस का यात्री था और लेखक भी था। जरा देखिएगा निकोलाओ मनुची एक इटालवी लेखक और यात्री था। इसका जन्म की बात करें तो 19 अप्रैल 1638 ईस्वी को वेनिस शहर में हुआ था। वह 16 वर्ष की उम्र में अर्थात 1654 ईस्वी में भारत आया था। उसने मुगल दरबार में काम किया। इसके अतिरिक्त उसने दारा सिकोह, शाह आलम, राजा जयसिंह और कीरत सिंह की सेवा में भी काम किया था। उसने यानी निकोलाओ मानुची के द्वारा पुस्तक लिखा गया है, यात्रा वृत्तांत लिखा गया है जो मुगल कालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। खासकर औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए निकोलाओ मनुची ने एक पुस्तक की रचना की जिन पुस्तक को अस्टोरियो डी मोगोर नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो अस्टोरियो डी मोगोर नामक अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इन्होंने इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है बादशाह औरंगजेब जब दक्षिण में मराठा युद्ध में संलग्न था, मथुरा क्षेत्र के उपद्रवी जाटों ने सम्राट अकबर का मकबरा तोड़ डाला था और उसके कब्र खोदकर उसके अवशेष अग्नि में जला डाले थे। क्लियर। इन्हीं के इस पुस्तक में अस्टोरियो डी मोगोर में कहा गया है, वर्णित किया गया है। तो निकोलाओ मनुची जो है वो औरंगजेब के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करता है जो वेनिस का यात्री था, इटली का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS परियोजना किसके द्वारा एक नियोजित परियोजना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह चीन और रूस की एक संयुक्त नियोजित परियोजना है। तो ऑप्शन में आपके पास केवल चीन है तो चीन की परियोजना है। अब जरा देखेंगे हाल ही में चीन और रूस ने अंतरिक्ष सहयोग में एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित करते हुए चंद्रमा की सतह पर एक अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRC बनाने हेतु सहमति व्यक्त की है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन ILRS की अगर बात करें यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन की बात करें तो यह दीर्घकालिक स्वायत्त संचालन लॉन्ग टर्म ऑटोनोमस ऑपरेशन एक प्रकार का है और इसकी क्षमता के साथ एक व्यापक वैज्ञानिक प्रयोग का आधार बनाता है। इस स्टेशन को चंद्र सतह और चंद्र की कक्षा में बनाया जाएगा जो कि चंद्र अन्वेषण, चंद्र आधारित अवलोकन, बुनियादी वैज्ञानिक प्रयोग और तकनीकी सत्यापन जैसी वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधि को अंजाम दिया जाएगा। इसका महत्व अगर बात करें तो ILRS जो है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के आदान प्रदान और मानवीय अन्वेषण को मजबूती प्रदान करेगा तथा शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु वायु अंतरिक्ष के उपयोग को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था। तो वैट को पहली बार फ्रांस में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। जरा देखेंगे एनालिसिस। तो वैट का सबसे पहला बार प्रयोग 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को फ्रांस में लागू किया गया था। यह प्रयोग किया गया था 10 अप्रैल 1954 ईस्वी में फ्रांस में वैट वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया गया था। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। किसी वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर वस्तु के संवर्धित मूल्य के आधार पर कर के आकलन को मूल्य संवर्धित कर यानी वैल्यू एडेड टैक्स प्रणाली कहा जाता है।
जिसे भारत में अगर बात किया जाए तो 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया। विश्व में फ्रांस में पहली बार 1954 ईस्वी में 10 अप्रैल के दिन, लेकिन भारत में वैट को 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से लागू वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने वैट को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी वैट के स्थान पर अब जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से शामिल कर दिया गया। क्लियर है? यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोआ। जरा देखेंगे, मोना लोआ यह यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी कहते किसको है? एक्टिव वोल्केनो किसे कहा जाता है? तो यह एक प्रकार का ज्वालामुखी होता है जो समय समय पर विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है और लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं पृथ्वी के तल से, तथा इससे शंकु जैसी संरचना का निर्माण होता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। विश्व के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें तो इटली का एटना ज्वालामुखी तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी जो विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल है, यूएसए का माउंट एस्कर ज्वालामुखी, रूस का बेंजीन यानी, भारत का बैरन, इंडोनेशिया का सेमेरू तथा तंजानिया का कैमरून ज्वालामुखी जो है वो विश्व की कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी में शामिल किया जाता है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड है। यदि उसी माध्यम में किसी बिंदु से 1 मिनट में 600 तरंगे गुजर रही हो तो तरंग दैर्घ्य इसका क्या हो सकता है? तो जरा देखते हैं इसको बना के कि क्या हो सकता है। तो तरंग की चाल आपको दिया हुआ है, तरंग की चाल जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 600 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। 600 मीटर पर सेकेंड आपको तरंग की चाल दिया हुआ है। आपको इसमें निकालना क्या है? तो आवृत्ति निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, आवृत्ति निकालना है, जिसे एन से सूचित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? तो चाल बट्टा समय, प्रति इकाई समय में तय की गई वेग को ही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहा जाता है। बट्टा में 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर आपका दिया हुआ है कितना? 1 मिनट। तो 1 मिनट को 60 सेकेंड में व्यक्त कर लेंगे। क्लियर? इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, अर्थात आपका मान जो आ गया वो आवृत्ति 10 हर्ट्ज आ गया। क्लियर? अब तरंग का वेग यानी v बराबर n इंटू लेमडा होता है। तो आपको निकालना है तरंग दैर्घ्य, और तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे लेमडा बराबर हो जाएगा v बट्टा n। क्लियर? अब v वेलोसिटी दिया हुआ है 600, n का मान आया है 10 हर्ट्ज, इससे इसको काटेंगे, अर्थात 60 मीटर आपका तरंग दैर्घ्य। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? रे भाई, केवल बिहार में ही क्यों? द्विसदनीय विधानमंडल की चर्चा हर एक राज्य में की गई है, लेकिन सभी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। क्लियर? सभी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, लेकिन विधानमंडल का निर्माण किया जा सकता है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान की अनुच्छेद 168 168 अनुच्छेद में किया गया है, द्विसदनीय विधानमंडल की चर्चा। क्लियर? जरा देखिएगा, 168वें अनुच्छेद में क्या कहा गया है? किसी भी राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात विधानमंडल, जिसमें विधान परिषद तथा विधानसभा दोनों की चर्चा मिलती है। क्लियर? अनुच्छेद 161 क्या कहता है? तो राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत या छूट दोनों देने, या फिर उसे निलंबित कर देने, कहने का मतलब उस पर रोक लगा देने, या हटाने या उसको कम करने की शक्ति दी गई है।
यानी राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी सजा दिए गए व्यक्ति के सजा को माफ करने, उसे कम करने, उसे निलंबित करने जैसे प्रावधान को लागू किया गया है। लेकिन हाँ, मृत्यु दंड को राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 72 में किया गया है। क्लियर। अनुच्छेद 166 की बात करें तो राज्य की सरकार के कार्य का संचालन अर्थात किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। इसकी चर्चा अनुच्छेद 166 में की गई है। अनुच्छेद 171 की बात करें तो इसके अनुसार राज्य की विधान परिषद में सदस्य की कुल संख्या विधानसभा में सदस्य की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति कैसी होती है? तो अप्रत्यक्ष कर की प्रकृति जो होती है वो प्रतिगामी के रूप में होती है। जरा देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स में कर का भार उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें कर वहन करता और कर वाहक अलग अलग होते हैं, यानी जो वहन करता है, जो उसे देंगे और जो उसे ग्रहण करेंगे, दोनों अलग अलग होते हैं। यानी यह डायरेक्ट सरकार को हम टैक्स नहीं देते, उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इस कर के प्रावधानों का अमीर गरीब दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे प्रतिगामी कर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किसके संरक्षण में बनाया गया था? तो चंदेल के संरक्षण में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है वह खजुराहो के मंदिर में स्थित सबसे विशाल मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासक राजा धंगदेव चंदेल ने 999 ईस्वी में कराया था। राजा धंगदेव ने इसके अलावा जिन्ननाथ, विश्वनाथ तथा वैद्यनाथ नामक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। धंगदेव ने गंगा यमुना के संगम में भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। क्वेश्चन आपसे इससे भी पूछता है कि चंदेल वह कौन सा चंदेल शासक था जिसने भगवान शिव की आराधना करते हुए गंगा और यमुना के संगम में अपने शरीर का त्याग कर दिया था? तो वह था राजा धंगदेव चंदेल शासक। चंदेल वंश की स्थापना की बात करें तो नन्नुक के द्वारा 831 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की गई थी और इसकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर यानी महोबा थी, जिसे बाद में राजा धंगदेव ने खजुराहो में स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो प्लीस्टोसीन युग जो था उसमें लगभग पृथ्वी जो था वो बर्फ से ढकी हुई थी। अब जरा देखिएगा प्लीस्टोसीन युग में और क्या हुआ। इस युग का प्रारंभ की बात करें, प्रारंभिक काल की बात करें तो 10 लाख वर्ष से लेकर 9.9 लाख वर्ष पहले प्लीस्टोसीन युग का काल रहा था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम की चादर की स्थिति थी। इस युग में जलवायु के ठंडी होने के कारण विस्तृत हिम चादर का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भागों तथा हिमालय के ऊपरी भाग में हो गया था। इस हिमानीकरण के कारण सागर तल में गिरावट हुई क्योंकि अधिकांश जल हिम में परिवर्तन हो गए थे। इस कारण स्थल भाग पर अत्यधिक हिम जमाव के कारण भार में अधिकता होने के कारण धसाव भी धरातलीय जो स्थल था वहां पर धसाव प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले धोवन सोडा देख लेंगे क्या होता है। तो धोवन सोडा के एक अणु में 10 पानी के अणु मौजूद होते हैं। क्या होता है धोवन सोडा? वॉशिंग सोडा जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है और इसके एक अणु में पानी 10 अणु मौजूद होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 into 10H2O होता है। कहने का मतलब एक सोडियम बाइकार्बोनेट एक धोवन सोडा में 10 अणु जल के मौजूद होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है Na2CO3 into 10H2O। यह एक सामान्य लवण होता है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है तो सामान्यतः यह सामान्य लवण होता है, समान लवण होता है, जिसका जलीय घोल की अगर बात करें प्रकृति की, इसका जलीय घोल की प्रकृति क्या होती है तो क्षारीय होता है
और इसका प्रयोग कांच के निर्माण में, कागज उद्योग में तथा जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग जनरेशन यानी संस्करण में प्रयोग किया गया था? पहले जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब जो था उसका प्रयोग कंप्यूटर के पहले जनरेशन में किया गया था। देखेंगे पहला पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था। तो पहला पीढ़ी कंप्यूटर का प्रारंभ होता है 1949 ईस्वी से लेकर 1955 ईस्वी में। इसे थर्मियोनिक बल्ब यानी वैक्यूम ट्यूब और मशीन भाषा का उपयोग निर्देश देने के लिए किया गया था। इसमें दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का शुरुआत जो हुआ, कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी की शुरुआत जो हुई वह हुई 1956 ईस्वी में और यह 1965 ईस्वी तक चली। इसमें कंप्यूटरों ने केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग शुरू हो गया। ट्रांजिस्टर अत्यधिक विश्वसनीय थे और इन्हें वैक्यूम ट्यूब की तुलना में 1/10 शक्ति की आवश्यकता थी। क्लियर? इसलिए वैक्यूम ट्यूब का यहाँ इस्तेमाल खत्म हो गया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हो गया। तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1975 ईस्वी तक चला था। इसमें कंप्यूटरों ने इंटीग्रेटेड सर्किट और बदले हुए ट्रांजिस्टर पेश किए। अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग भी न करके इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग शुरू हो गया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में 1966 से 1975 ईस्वी में। एक एकल डिवाइस कंप्यूटेशन का संचालन करता है। उदाहरण के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो नियंत्रक, मूल पीआईसी यानी परिधीय इंटरफेस नियंत्रक और कैलकुलेटर इसमें शामिल किया जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो 1976 ईस्वी से लेकर वर्तमान परिस्थिति जो है, वर्तमान समय जो है वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंतर्गत ही शामिल किया गया है और इसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग इकाइयों और उनकी केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का उपयोग किया जाता है। ये एकल शक्ति कुशल और विश्वसनीय पैकेज में कई संख्या में ट्रांजिस्टर रखने में सक्षम होते हैं। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो जो था वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया था। जरा देखिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम की बात करें तो मोहम्मद हसन इसका वास्तविक नाम था और इसका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश बदायूनी में इसका जन्म होता है। क्लियर? उत्तर प्रदेश बदायूनी में इसका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था। यह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक कुल 8 दिल्ली के सुल्तान, कुल 8 सुल्तानों के दरबार में यह रहा था। इन्हें तूतीय हिंद भारत का तोता के उपनाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा इसे सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अमीर खुसरो एक फारसी कवि थे। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा था। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। तो आपका सही आंसर होगा अमीर खुसरो पहले मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं का विषय वस्तु प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध प्रोटोकॉर्डेटा से है? प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है वह एमनियोसस जो है उसका संबंध प्रोटोकॉर्डेटा से है। प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है? तो कॉर्डेटा संघ जो है ना, कॉर्डेटा फाइलम जो है इससे मिलता जुलता एक उप संघ है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा जीवों की एक अनौपचारिक श्रेणी है जो अकशेरुकी जीवों का वर्णन करती है और यह कशेरुकियों से निकटता से संबंधित होता है। इन्हें इस प्रोटोकॉर्डेटा को ही अक्रानियाता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा जो है वो कशेरुकी से निकट संबंध स्थापित करता है और यह कशेरुकी का ही उप संघ होता है और इस प्रोटोकॉर्डेटा को अक्रानियाता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत एम्फैक्सस, सल्पा, डोलियोलम और साइकोग्लोसस को भी शामिल किया जाता है। प्रोटोकॉर्डेटा जीवों की विशेषता होती है कि ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणिकी एवं देह गुहा युक्त जंतु होता है। इस संघ के जंतुओं में जीवन की
सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित हो सकता है। ये समुद्री जीव होते हैं जैसे बैलेना ग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस, ये सभी समुद्री जीव के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत। टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, इसके अलावा ऑप्शन टॉर्पीडो जिसे इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है, डॉगफिश जिसे शार्क या स्कॉलियोडोन के नाम से जाना जाता है, तथा रोहू, इन तीनों को कॉर्डेटा संघ कॉर्डेटा फाइलम के मत्स्य वर्ग यानी पीसेस क्लास में शामिल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपजाऊ मिट्टी जो कृषि के योग्य है उसका पीएच मान कितना होता है? तो उपजाऊ कृषि जो होता है उसका पीएच मान जो होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार सही आंसर जो होगा वो 6 से लेकर 7 के बीच होता है। हालांकि एक्यूरेट की बात करें तो 5.5 से लेकर 7 के बीच जो होता है वो पीएच मान होता है उपजाऊ मिट्टी का। क्लियर। अतः ये मिट्टी जो होते हैं उपजाऊ मिट्टी न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय होते हैं। अगर अम्लीय होगा फिर भी नुकसान होगा, क्षारीय होगा तब पर भी नुकसान होगा, अतः यह उदासीन होते हैं। क्लियर। अच्छे फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 7 होना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाए तो उसमें अम्लीयता का गुण आ जाता है जो फसलों के लिए हानिकारक होता है। अतः किसान मिट्टी में अब अम्लीय हो गया, अगर मिट्टी अम्लीय हो गया तो अम्लीय मिट्टी को अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना मिला दिया जाता है ताकि उसकी अम्लीयता कम हो जाए और उर्वरक बन जाए। क्लियर। अब देखेंगे मिट्टी का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो गया, 7 से अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, मिट्टी क्षारीय हो जाएगा और क्षारीयता को दूर करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? तो बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, ये सभी जिला में, बिहार के जिला है बांका, जमुई, नवादा, मुंगेर, ये सभी जिला में अभ्रक के चट्टानें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सॉरी, जरा देखिएगा, गया है, बांका, जमुई, नवादा और मुंगेर भी शामिल करेंगे। मुंगेर जिलों में अभ्रक के अवशेष मिलते हैं। बिहार में माकोबाइट और बायोटाइट प्रकार का अभ्रक पाया जाता है। मस्कोबाइट को सफेद अभ्रक या रूबी अभ्रक के नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे, तथा सबसे उच्च कोटि का अभ्रक कहलाता है। अभ्रकों में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक मस्कोबाइट होता है जो बिहार में पाया जाता है। बायोटाइट जो होता है वो अभ्रक है जो काले रंग का होता है, ये भी बिहार में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नास्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस जो है वो नास्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। वर्ष 1999 ईस्वी में इन्फोसिस नास्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। नास्डेक जो है वह एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है और इस अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में भारत की कंपनी जो पहली कंपनी थी वो इन्फोसिस थी जो 1999 ईस्वी में शामिल हुई थी नास्डेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की थी? परांतक फर्स्ट, चोल वंशीय शासक परांतक फर्स्ट के द्वारा मदुरई कोंडवन की उपाधि धारण की गई थी। देखेंगे परांतक फर्स्ट 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी तक चोल साम्राज्य में शासन किया था। ये तमिलनाडु में चोल साम्राज्य के शासक थे। इन्हें मदुरई कोंडन कहा जाता है। इन्होंने पांड्य राजा पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में मदुरई कोंडन की उपाधि धारण की थी। विजयालय की बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो 850 से 871 ईस्वी तक इसने चोल वंश की स्थापना 850 ईस्वी में की थी। विजयालय ने ही चोल वंश की स्थापना की थी जो 850 ईस्वी में की थी और 871 ईस्वी तक शासन रहा था इनका। इसने मुत्तैयारों से तंजौर जीतकर नरकेशरी की उपाधि धारण की थी। आप ध्यान रखिएगा, विजयालय ने नरकेशरी की उपाधि धारण की थी तथा वहां निशुम्भ सुदनी यानी कि दुर्गा मंदिर का भी निर्माण करवाया था। क्लियर। तंजौर में राज राजा द्वितीय की बात करें तो इसका शासनकाल 1150 से लेकर 1173 ईस्वी तक चोल वंश का ही राजा था। राजेंद्र थर्ड की बात करें तो यह चोल वंश का अंतिम शासक था। पांड्य शासक कुलशेखर ने इसे पराजित कर चोल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल
गुने बी स्थापन किसके बराबर होता है? तो बल गुने बी स्थापन बराबर होता है कार्य। यानी कि बल अगर किसी वस्तु पर हम लगाते हैं, मान लिया जाए यह वस्तु है और इस वस्तु पर हम बल लगाए और बल लगाकर इस वस्तु को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बल की दिशा में ही विस्थापित कर दिए तो मेरे द्वारा किया गया यह कार्य कहलाएगा। क्लियर? कार्य कहलाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे कार्य, बल लगाकर बल की दिशा में किसी वस्तु को विस्थापन करना ही कार्य कहलाता है, अर्थात बल गुने विस्थापन। कार्य दो सदिश राशि यानी कि बल एक सदिश राशि और विस्थापन भी एक सदिश राशि, तो कार्य दो सदिश राशि का गुणनफल होते हुए एक अदिश राशि है। यह है, ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसका एसआई मात्रक यानी कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जेम्स प्रेस्कॉट के सम्मान में जूल कहा जाता है और इसे अंग्रेजी के अक्षर जे के द्वारा इंगित किया जाता है, सूचित किया जाता है, अर्थात कार्य की इकाई जूल होता है। कार्य की दिना की बात करें तो mL2T-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन रासायनिक उत्पादों के निर्यात एवं आयात के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं? तो दहेज जो गुजरात में स्थित प्रमुख बंदरगाह है, यह रासायनिक उत्पाद के निर्यात और आयात के लिए काफी प्रचलित हो रहा है। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम बंदरगाह, जिसे विजाग बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम शहर में स्थित एक बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित लैंड लॉक बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 इससे निकला। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो एक विजाग बंदरगाह है, इसे विजाग बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। दूसरी बात, यह एक लैंड लॉक बंदरगाह है तथा यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह से अधिकांश लौह निर्यात किया जाता है। कोचीन बंदरगाह की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है और भारत में जहाज निर्माण केंद्र के लिए कोचीन बंदरगाह को जाना जाता है, कोचीन शिपयार्ड के लिए। कोचीन बंदरगाह मुख्य रूप से कॉफी, चाय, मसाला, नमक, उर्वरक आदि के आयात और निर्यात से संबंधित बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसमें 3 डॉक सुविधाएं प्रिंस डॉक, विक्टोरिया डॉक और इंदिरा डॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? स्वतंत्र चुनाव आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद में किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की अवधारणा प्रस्तुत करता है। संपूर्ण भारत में चुनाव की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए 1950 ईस्वी में चुनाव आयोग की स्थापना पहली बार की गई थी। अनुच्छेद 323 जो है वो लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट बताता है, यानी अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को प्रदर्शित करने वाला अनुच्छेद है। अनुच्छेद 327 की बात करें तो विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 325 की बात करें तो इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विशेष मतदाता सूची में सूचीबद्ध होने या उनके धर्म, जाति, लिंग या अन्य कारकों के किसी भी संयोजन के आधार पर सूचीबद्ध होने का दावा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 325 किसी भी व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जारी किया जाता है। क्लियर? अब उसके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 325 में किया गया है। वही अनुच्छेद 326 की बात करें तो प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत देने का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो संवैधानिक सभा की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में की गई थी। अब देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना जो है वो 19 फरवरी 1946 ईस्वी को लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस के द्वारा की गई घोषणा के तहत 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आता है, दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना दिल्ली पहुंचता है
और इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे, जिसमें भारत सचिव लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टीफर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। इस योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके अलावा क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में माउंटबेटन योजना की बात करें तो यह 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। माउंटबेटन योजना को भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। बेबल योजना की बात करें तो 14 जून 1945 ईस्वी को बेबल योजना प्रस्तुत की गई थी लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरलता अधिमान यानी लिक्विडिटी प्रीफरेंस। तरलता अधिमान क्या अर्थ होता है? तरलता अधिमान का अर्थ होता है नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना ही तरलता अधिमान कहलाता है। अब जरा देखिएगा, दीर्घ काल तक कम तरल परिसंपत्ति तथा निवेश के बदले अधिक तरल परिसंपत्ति को धारण करने की निवेशकों की वरीयता के कारण उत्पन्न मुद्रा की मांग में वृद्धि होता है। इसे ही तरलता अधिमान कहा जाता है। क्लियर है? तो तरलता अधिमान जो है, लिक्विडिटी प्रीफरेंस जो है वो नकदी के रूप में परिसंपत्ति धारण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे के समूह को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो शैवाल जो कहा जाता है वो थैलोफाइटा समूह के पौधे को शैवाल कहा जाता है। जरा देखिएगा, थैलोफाइटा को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा समूह होता है। इस समूह के पौधे का शरीर सुकाय यानी थैलस होता है, जिस कारण से इसे थैलोफाइटा कहा जाता है। इसके पौधे, जड़, तना, इसका शरीर जो होता है, इसका पौधा जो होता है वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है और न ही इसमें संवहनीय ऊतक पाया जाता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के शैवाल को, लाइकेन को, कवक को और जीवाणु को शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्री स्टीफन एंड लीचर ने 1836 ईस्वी में थैलोफाइटा को वनस्पति जगत में ही अलग उपवर्ग में शामिल किया था। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसके अंतर्गत स्थलीय पौधे को शामिल किया जाता है। इस समूह के पौधे को पादप जगत का उभयचर वर्ग एम्फीबिया क्लास भी कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया यानी उभयचर प्राणी भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थान, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं और इस पौधे का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित रहता है तथा इसमें संवहनीय ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, जिसमें तकरीबन 60 द्वीप पाए जाते हैं। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी सिरे से लगभग 1600 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र ने चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटिश स्टैंप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी इस पर जो कब्जा किया हुआ है वो यूएसए अभी वर्तमान समय में कब्जा किया हुआ है। फ्रांस के द्वारा सत्र की तारीख 8 नवंबर 1965 ईस्वी तक जब चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस की कॉलोनी से अलग कर दिया गया था, तब द्वीप समूह को यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस की निर्भरता के रूप में प्रशासित किया गया था। क्लियर? ब्रिटेन कहता है यह मॉरिशस का हिस्सा है, लेकिन यूएसए कहता है यह मॉरिशस का हिस्सा नहीं है, इसे स्वतंत्र कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 परियोजना। हायाबुसा 2 परियोजना क्या है? तो यह क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है, जिसे हायाबुसा 2 परियोजना नाम दिया गया है। देखें क्या है। हायाबुसा 2 परियोजना जो है वो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित एक क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है और इसे 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था और 27 जून 2018 को निकट पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह 1,62,173 रयूबू के साथ मिलाया गया था। क्लियर?
यही है हाइबूसा परियोजना, जो कि जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा संचालित एक क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का कौन सा भाग विद्युत धारा का निर्माण करेगा? तो इलेक्ट्रॉन, परमाणु का इलेक्ट्रॉन भाग नहीं होता है जो विद्युत धारा का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है और इसमें नेगेटिव यानी ऋणायन कणीय होता है, तो विद्युत धारा का निर्माण करने के लिए यह उत्तरदायी होता है। जरा देखिएगा, परमाणु के इलेक्ट्रॉन भाग जो होते हैं वो विद्युत धारा का निर्माण करता है। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी जो थे जे थॉम्पसन, इन्होंने 1897 ईस्वी में क्रुप्स नलिका पर कार्य करते हुए ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेश वाला एक कण है जिस पर इलेक्ट्रॉन पर -1.602 × 10⁻⁻19 का आवेश पाया जाता है। इसके अलावा इसका द्रव्यमान की बात करें तो 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन की बात करें, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। इसलिए कहीं कहीं दे देता है कि इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था, लेकिन ध्यान आप रखेंगे द गोपचंद, ध्यान रखेंगे द गोपचंद। जे थॉम्पसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, जी से गोप से याद रखेंगे, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। द गोपचंद, क्लियर। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया, लेकिन इसका नामकरण रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में किया था। यह एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत कण होता है जो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। प्रोटॉन पर 1.602 × 10⁻19 कूलम्ब का आवेश होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1845 गुना ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में सर जेम्स चैडविक नामक ब्रिटेन के भौतिक शास्त्री के द्वारा किया गया था। जबकि पोजिट्रॉन की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है? देखेंगे, राष्ट्रगान की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी तो राष्ट्रीय गीत की रचना की थी, क्लियर। दूसरा है, भारतीय ध्वज में सबसे ऊपरी पंक्ति में हरा रंग है, बिल्कुल नहीं। केसरिया रंग सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें केसरिया रंग है, जबकि बीच में सफेद और सबसे नीचे में हरा रंग है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, जी नहीं। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, क्लियर। स्वतंत्र भारत का ध्वज 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था भारत सरकार के द्वारा, यानी कि संविधान सभा के द्वारा, बिल्कुल सही होगा। देखेंगे इसी में से सॉरी, राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान मूलतः बांग्ला भाषा में रचित जन गण मन है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। इसे राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था और इसकी लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग जो कि पराक्रम एवं बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है और सबसे नीचे का रंग हरा रंग है जो देश की हरियाली का प्रतीक माना जाता है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन प्रारंभ किया गया था, किस लिए प्रारंभ किया गया था, किसके साथ प्रारंभ किया गया था? तो यह औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही भारत में आर्थिक उदारीकरण को प्रारंभ किया गया था 1991 ईस्वी में। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तथा उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, क्लियर। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 ईस्वी को हुआ था। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। नई आर्थिक नीति यानी औद्योगिक नीति तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा लाई गई थी, तथा इसे किसके द्वारा बनाया गया?
मनमोहन सिंह के द्वारा इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई कितनी होती है? तो जरा देख लीजिएगा, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 और m2 दिया हुआ है और एक दूसरे से हुआ r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल यानी F बराबर जो होगा वो G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है, जहां G एक नियतांक होता है जिसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। क्लियर है? इसे ही सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। जरा समझिएगा, F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। तो आपसे पूछता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI इकाई क्या होगा, यानी G बराबर क्या होगा? तो G बराबर F इंटू r स्क्वायर बट्टा m1 m2, यही तो होगा। क्लियर है? यही तो होगा। बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर क्या होता है? न्यूटन। R बराबर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बराबर क्या हो जाएगा? किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। जब यह ऊपर जाएगा तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो सही आंसर जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब इसी में देखेंगे तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 6.67 गुने 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो हुई थी वो किया गया था लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जो हुई थी वो 10 जनवरी 1920 ईस्वी को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के वर्साय की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए 10 जनवरी 1920 ईस्वी को स्थापित किया गया था। लीग ऑफ नेशंस के जनक के तौर पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को माना जाता है। 1946 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया था और इसका स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं? तो मित्र और वरुण ये दोनों देवता जो है वो सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करने के रूप में वर्णित किया गया है ऋग्वेद में। जरा देखिएगा, ऋग्वेद जो है इसमें हिंदू देवी देवताओं के श्लोकों यानी मंत्रों की रचना की गई है। इसके श्लोकों को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री या होत्रा कहा जाता है। तो इस वेद में कुल 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,465 ऋचाओं की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के 7वें मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जिसकी रचना ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया है और इसकी संस्तुति लगभग 30 सूक्तियों में की गई है। ऋग्वेद के अनुसार वरुण के साथ मित्र का भी उल्लेख मिलता है। इन दोनों को मिलाकर मित्र वरुण कहा जाता है। वरुण पश्चिम दिशा के लोकपाल और जलों के अधिपति माना जाते हैं। देवताओं में तीसरा स्थान यानी सबसे पहला, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पहला देवता इंद्र को सबसे पहला स्थान, दूसरा अग्नि को दिया गया, तीसरा स्थान वरुण को दिया गया है। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता, आकाश का देवता, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता के रूप में वरुण देवता को जाना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार वरुण देवता ऋतु के संरक्षक थे। यही कारण है कि ऋग्वेद में इसे ऋत स्योगोप के नाम से भी जाना जाता है। ऋत स्योगोप के नाम से भी वरुण देवता को जाना जाता है ऋग्वेद में। क्यों? क्योंकि यह ऋतु के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह पेरिस शहर फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में। क्लियर? तो आप ध्यान रखेंगे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तो पहले होगा कब? 2024 में। यह फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित होगा। अब देखेंगे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में आयोजित किया जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में आयोजित होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। जबकि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की अगर बात करें तो 2032 में होगा,
ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, हमने कहा चौथा ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक जो 2026 में होना है वह डकार सेनेगल में आयोजित किया जाएगा, जबकि 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो 2026 में होना है मिलान शहर में और कॉर्टिना शहर, इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में आयोजित किया जाएगा। चौथे शीतकालीन युवा ओलंपिक की बात करें तो 2024 में होना है जो दक्षिण कोरिया में होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं कहा गया है? तो धातु और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O और CO2 और लवण बनाते हैं, यह कथन जो है क्षार के बारे में बिल्कुल ही कथन है, यह सही कथन नहीं है। बाकी ऑप्शन देखें तो स्वाद में यह कड़वा होता है, बिल्कुल सही है। लाल लिटमस को भी यह नीला करता है, बिल्कुल सही है। जलीय माध्यम या तरल अवस्था में OH आयन का निर्माण करते हैं, ये भी सही कथन है क्षार के बारे में। जरा देखिएगा क्षार की विशेषता क्या है। तो बहुत से क्षार जल में विलेय होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, ये सभी क्षार हैं जो कि जल में विलेय होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षार है जो जल में विलेय नहीं होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा बात क्षार के बारे में, सांद्र क्षार जैविक चीजों के लिए दाहक यानी कास्टिक होते हैं तथा अम्लीय पदार्थों के लिए तेजी से क्रिया करते हैं। क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं और इनमें इन रूपों में ये आयनों में विलगित हो जाते हैं। क्षार जो होता है वो लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा फिनोल्फथालीन को गुलाबी बना देता है। क्षार जो होता है वो तेलों एवं वसाओं से वे साबुन एवं ग्लिसरॉल को बनाने के काम में भी आते हैं। कुछ क्षार प्रबल होते हैं और कुछ क्षार कमजोर भी होते हैं। क्षारों में जल मिलाने से उसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन तनुता जो उसकी होती है वो बढ़ जाता है, जिसके साथ साथ क्षारों का प्रभाव भी कम हो जाता है। क्लियर। तो ये सारी बातें क्षार के बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल के वीर बाल दिवस, यहाँ पे कितना चाहिए दिलाई, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस जो है वो 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाने का घोषणा किया गया है। जरा देखिएगा किस अवसर पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। जबकि 15 जनवरी की बात करें तो बिहार सरकार ने 1932 ईस्वी मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। 23 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। जबकि 14 अगस्त की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन को प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का कायांतरित तुल्यमान क्या होता है? वो होता है सिस्ट। कायांतरित तुल्यमान जो होता है वो सिस्ट होता है। वैसे देखेंगे तो सेल का कायांतरित रूप सिस्ट और स्लेट दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों होगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन वो नहीं पूछा है, सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप पूछा है आपसे। क्लियर। और सेल का कायांतरित रूप सिस्ट एवं स्लेट दोनों होता है, किंतु सेल का कायांतरित तुल्यमान रूप जो इसमें से है वो सिस्ट होता है। सिस्ट का निर्माण प्रायः परतदार चट्टान या सैल सेल से होता है, जिसके तहत अवसादी चट्टान सेल का रूपांतरण पहले स्लेट में, फिर स्लेट का कायांतरण फाइलाइट में और अंततः फाइलाइट सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहेंगे? तो यह ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से जो रूप परिवर्तित हो जाता है उसे कायांतरित चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष की होती है अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि। जरा देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की पहले बात आया संयुक्त राष्ट्र। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत किया गया था। इसका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र संघ रखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा न्यायिका परिषद के रूप में जाना जाता है।
सुरक्षा परिषद जो होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल जिसका अंग्रेजी में होता है, इसे विश्व का सिपाही या दुनिया का पुलिस पैर कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो सुरक्षा परिषद है। और इसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी, तो 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के लिए है। 5 अस्थायी सदस्य जो है वो चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका है। इन 5 देशों को प्राथमिकी मामलों में तो नहीं पर विगत मामलों में प्रतिषेध शक्ति प्राप्त होती है। बाकी के 10 सदस्य क्षेत्र आधार के अनुसार 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो क्या सामान्य सभा के द्वारा, महासभा के द्वारा इसे चुना जाता है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमाला के अनुसार बदलता रहता है। सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष होगा वर्णमाला के अनुसार क्या बदलता रहता है। चलिए, जैसे जैसे नाम आता है इसके 5 सदस्य होते हैं, कौन? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय या संस्था से है? जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। जेंडर संवाद कार्यक्रम क्या है तो ध्यान दीजिएगा, ये संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से है और इसके तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए तथा साथ ही महिलाओं को सशक्त करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? बी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। जरा देखिएगा, आधुनिक आवास शादी के सभी तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट कर रखा गया है, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक और एफ ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। एस ब्लॉक किसके तहत जितने भी तत्व एस ब्लॉक के तहत जितने भी तत्व हैं इसको वर्ग 1 तथा वर्ग 2 में शामिल किया गया है। इसके बाद 1 के तत्वों को छात्र तथा वर्ग 2 के तत्वों को छात्र कहा जाता है। एक पॉइंट को आप बता सकते हैं, बी ब्लॉक इसके अंतर्गत ऐसा तत्व को शामिल किया जाता है जो वर्ग 13 से लेकर 18 के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी ब्लॉक में मुख्य धातु, हाइड्रोजन समूह और अम्लीय गैस को शामिल किया जाता है। जबकि बी ब्लॉक की बात करें तो इसके अंतर्गत वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को शामिल किया जाता है और इसके तहत शामिल तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस ब्लॉक इसके अंतर्गत लैक्टोइड तथा एक्टोइड को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिनी योजना का संबंध किस राज्य से है? वाहिनी योजना का संबंध जो है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। अब ये वाहिनी योजना क्या है जरा देखिएगा, वाहिनी योजना का संबंध सिक्किम राज्य से है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से ऊपर की छात्रा जो है उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन जो है सैनिटरी पैड जो है वो दिया जाएगा। सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा भी अम्मा योजना के तहत गैर कामकाजी माताओं को उसको बैंक खातों में सालाना 30,000 रुपए जमा करना शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे बिहार से प्राप्त हमारे स्तंभ से सही है तो गौरिया आरेख चंपारण बिहार से गौरिया नगर चंपारण बिहार से इंजीनियरिंग स्तंभ में है तो बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है तो आपका चंपारण से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ऐसे करके सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग स्तंभ, इंजीनियरिंग स्तंभ लेख को लुम्बिनी स्तंभ लेख भी कहा जाता है क्योंकि यह नेपाल के लुम्बिनी में स्थित अशोक स्तंभ पर समर्पित है। संदेश को अंकित किया गया है। यह नेपाल लुम्बिनी क्षेत्र में कहा जाता है। इसकी खोज 1896 ईस्वी में अलोइस एंटन सोबरर के द्वारा किया गया था। 2018 की बात करें तो चंपारण कुमार में 2019 चंपारण कुमार को भी और बातचीत करके पुस्तक आपसे पूछा हुआ है। इनमें से 30 अशोक के 30 स्तंभ लेख पर गोर का चित्र बना हुआ है। तो गोरिया नगर में जो चंपारण कुमार है इसका गोर का चित्र चंपारण कुमार को भी
और आई और आई नाइन को मिलाकर प्रोसेस होता है। जब प्रोसेस होता है